राजू एक मेहनती युवक है जो अपनी बहन सुमन के साथ शहर के बाहरी इलाके में रहता है। उसके पिता की मृत्यु के बाद परिवार के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई। वो हर दिन सुबह 4 बजे उठकर अपनी साइकिल पर बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े लेकर शहर की ओर निकल जाता है। आज जरूर अच्छी कमाई होगी। सुमन के कॉलेज की फीस भी भरनी है और घर का किराया भी देना है। राजू शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर पहुंचकर अपनी साइकिल से बर्फ के टुकड़े उतारता है और अपना छोटा सा ठेला तैयार करता है। वो अपनी विशेष सिरप की शीशियां निकालता है। ये रही मेरी खास सिरप, मास्टर जी के नुस्खे से बनाई हुई। राजू के ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती है। उसकी चुस्की का स्वाद दूसरों से अलग है। तभी वहां एक लड़की अपने हाथ में कैमरा लिए पहुंचती है। हाय, मुझे ना एक काला खट्टा देना भैया। बिल्कुल। आप यहाँ पहली बार आई हैं? हाँ, मैं ना फूड ब्लॉगर हूँ। मेरे फॉलोअर्स ने बताया कि आपकी चुस्की शहर में सबसे अच्छी है, तो बस मैं एक्साइटेड थी। राजू बड़े ध्यान से बर्फ के टुकड़े को काट कर उस पर काला खट्टा सिरप डालता है। वाह, ये तो वाकई टेस्टी है। क्या बताएंगे इस टेस्ट का राज क्या है? ये मेरे गुरु मास्टर जी का नुस्खा है। वो कहते हैं कि प्यार से बनाई गई हर चीज स्वादिष्ट होती है। क्या मैं आपके बारे में अपने ब्लॉग पर लिख सकती हूँ? अब मैं ना आपका एक वीडियो भी बनाऊंगी। राजू हैरान रह जाता है, पर अनीता उसका वीडियो बनाने लगती है। अगले ही दिन उसका वीडियो वायरल हो जाता है और लोग दूर दूर से राजू की चुस्की खाने आने लगते हैं। पास ही खड़ा हरीश, वो भी एक चुस्की विक्रेता है और राजू की सफलता देखकर जलन उसके चेहरे पर साफ झलकती है। वो अपने नौकर मोनू को बुलाता है। राजू की वजह से मेरा व्यापार चौपट हो रहा है। उसकी चुस्की को चौपट करना होगा। मैं कुछ सोचता हूँ मालिक। अगले दिन जब राजू थोड़ी देर के लिए अपने ठेले से हटता है, मोनू चुपके से आकर राजू के सिरप में कुछ मिला देता है। उस दिन कई ग्राहक राजू की चुस्की खाने के बाद बीमार पड़ जाते हैं। अरे मेरा पेट, ये चुस्की में कुछ गड़बड़ है। आ, अरे भाई मेरा पेट। ये चुस्की में कुछ तो गड़बड़ है भाई। अरे मुझे भी उल्टी जैसा लग रहा है। राजू हैरान और परेशान होता है। उसे समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हुआ। तभी मोनू वहां पहुंचता है। अरे राजू भाई, लगता है आपकी सिरप खराब हो गई है। लोग बीमार पड़ रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो आज सुबह ही ताजा सिरप बनाया था। जल्द ही पूरे इलाके में खबर फैल जाती है कि राजू की चुस्की से लोग बीमार पड़ रहे हैं। उसके ग्राहक कम होने लगते हैं। देखा, अब पता चलेगा इसे कि व्यापार कैसे चलता है। परिस्थिति से निराश होकर राजू मास्टर जी के पास जाता है। मास्टर जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा कैसे हुआ। मैंने तो हमेशा की तरह सावधानी से सिरप बनाया था। राजू, कभी कभी मुसीबतें हमारे जीवन में इसलिए आती हैं ताकि हम उनसे कुछ सीख सके। जांच करो, शायद किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो। इधर अनीता, जो राजू की एक सच्ची प्रशंसक बन चुकी है, उसके साथ खड़ी रहती है। राजू भैया, मैं आपको जानती हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपने फॉलोवर से बात करूंगी। अनीता अपने फॉलोवर से राजू के लिए समर्थन मांगती है। इस बीच एक बच्चा जो मोनू को राजू के सिरप में कुछ मिलाते हुए देख लेता है, वो राजू के पास आता है। राजू भैया, मैंने कल देखा था कि वो मोनू भैया ना आपके सिरप में कुछ डाल रहे थे। क्या तुमने ये देखा था? राजू तुरंत पुलिस के पास जाता है और अपनी कहानी बताता है। पुलिस मोनू को पकड़ लेती है, जो जल्द ही स्वीकार कर लेता है कि हरीश के कहने पर उसने सिरप में मिलावट की थी। हरीश और मोनू, तुम दोनों गिरफ्तार हो, दूसरों के व्यापार को नुकसान पहुंचाने और लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के आरोप में। हरीश और मोनू को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनीता अपने ब्लॉग पर पूरी कहानी पोस्ट करती है, जिससे लोग फिर से उसकी चुस्की खाने आने लगते हैं। सोशल मीडिया पर राजू की कहानी वायरल हो गई। लोग उसकी चुस्की के दीवाने हो गए। साथ ही उसकी चुस्की की डिमांड अब देश भर से आने लगी, जिसके चलते धीरे धीरे राजू ने अपनी एक छोटी सी यूनिट शुरू की और चुस्की के फ्लेवर को पैकेजिंग में बदलकर देश भर में भेजना शुरू किया। जहां राजू अब एक ठेले वाले से बन गया अपनी ब्रांड का मालिक। 6 महीने में अलग अलग सिटी में 100 से ज्यादा आउटलेट्स खुले। हर आउटलेट पर राजू ने कम से कम एक गरीब बच्चे को नौकरी दी। कुछ सालों में राजू करोड़पति बन गया, लेकिन उसने ठेला नहीं छोड़ा। वो आज भी अपने उसी ठेले पर चुस्की बेचता है।
हाईवे के किनारे एक छोटा सा ढाबा है जिसका मालिक रामू है। वो पिछले 15 सालों से इस ढाबे को चला रहा है। उसका एक बेटा प्रकाश है जो इंजीनियर बनने का सपना देखता है। एक शाम भारी बारिश के बीच रामू अपने खाली ढाबे पर अकेला बैठा है। आज तो बारिश की वजह से कोई ग्राहक नहीं आया। लगता है आज का दिन खाली जाएगा। तभी बारिश में भीगता हुआ एक फौजी अपनी जीप से उतरकर ढाबे की ओर बढ़ता है। भाई साहब, क्या ढाबा खुला है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, आइए आइए, अंदर आइए। जी, लगता है आप फौज से हैं। हाँ भाई, छुट्टी पर जा रहा हूँ, घर पर पंजाब। जी सर, आपका स्वागत है। बताइए क्या खाएंगे? क्या खास है आपके यहाँ? सर, हमारी दाल मखनी और बटर रोटी बहुत मशहूर है, चाहे तो वही मंगवा लीजिए। मेजर सिंह खाना ऑर्डर कर देते हैं और ढाबे के अंदर बैठ जाते हैं। तभी रामू का बेटा प्रकाश स्कूल से लौटता है। वो भी बारिश में पूरी तरह भीग चुका है। अरे बेटा, जल्दी से कपड़े बदल लो, नहीं तो ठंड लग जाएगी। देखो, आज हमारे ढाबे पर विशेष मेहमान आए हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। वाह बेटा, तुम्हें कैसे पता मैं फौजी हूं? सर, आपकी वर्दी नहीं है, फिर भी आपकी चाल, आपका अंदाज सब बता रहा है मेरा सपना भी फौज में जाने का है। शाबाश, देश को ऐसे ही जज्बे वाले जवानों की जरूरत है। रामू अपने बेटे की इस बात पर थोड़ा उदास हो जाता है। मेजर सिंह ये देख लेते हैं। क्या हुआ भाई, आप उदास लग रहे हैं? नहीं सर, कुछ नहीं, बस प्रकाश पढ़ने में तेज है, इंजीनियर बन सकता है, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं कि उसे अच्छे कॉलेज में भेज सके। इसी बीच रामू का खाना तैयार हो जाता है और वो मेजर सिंह के सामने परोसता है। लीजिए सर, दाल मखनी और बटर रोटी, साथ में प्याज और अचार भी रख दिया है। वाह भाई साहब, क्या स्वाद है! इतना अच्छा खाना तो मैंने बड़े बड़े होटल्स में भी नहीं खाया। इसी बीच बाहर एक बड़ी गाड़ी रुकती है और रमेश अपने गुंडों के साथ अंदर आता है। अरे रामू, तेरा किराया 3 महीने से नहीं मिला है, आज तो पैसा देकर ही रहेगा ना? अरे रमेश भाई, बस थोड़ा और वक्त दीजिए, आजकल ग्राहक कम आ रहे हैं, मैं जल्द ही सारा पैसा चुका दूंगा। अरे हर बार यही बहाना, या तो अभी 20,000 रुपए दे या फिर कल से ये ढाबा बंद कर दे। मेजर सिंह ये सब देख रहे होते हैं और खाना छोड़कर उठ खड़े होते हैं। क्या समस्या है भाई साहब? आप कौन? और ये हमारा निजी मामला है। हाँ, मैं मेजर गुरमीत सिंह, भारतीय सेना से, और जब किसी भारतीय नागरिक पर अत्याचार होता है तो वो निजी मामला नहीं रहता। अच्छा जी, तो आप फौजी हैं? वर्दी कहाँ है आपकी? अरे भाई, सबूत क्या है? मेजर सिंह अपना आईडी कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। देखिए सर, ये मेरी जमीन है और ये 3 महीने से किराया नहीं दे रहा है। क्या ये सच है भाई? हाँ सर, पिछले कुछ महीनों से ग्राहक कम आ रहे हैं। प्रकाश की कॉलेज फीस का इंतजाम करने के चक्कर में किराया जमा नहीं कर पाया। कितना बकाया है इनका? 20,000 रुपए। ये लीजिए 20,000, और अगली बार से किराया वक्त पर लेना, धमकी देकर नहीं, समझे? रमेश और उसके साथी हैरान रह जाते हैं। वो पैसे लेकर चले जाते हैं। रामू मेजर सिंह के पैर छूने जाता है। अरे सर, आपने मेरी इतनी मदद की, मैं कैसे चुकाऊंगा ये कर्ज? अरे नहीं भाई, ये क्या कर रहे हो आप? उठो उठो, मैंने कुछ खास नहीं किया है, वही किया जो मुझे सही लगा इस समय। तभी प्रकाश आंखों में आंसू लिए मेजर से अपना सपना बताता है। सर, मैं भी इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ और फिर फौज में जाकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। वाह, ये तो बहुत ही गर्व की बात है। मेजर सिंह कुछ सोचते हैं और फिर अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करते हैं। हाँ विमल, सुन, मैं हाईवे पर एक ढाबे पर हूँ, तुझे एक जरूरी काम बताना है, जल्दी आ। थोड़ी देर बाद एक और फौजी विमल ढाबे पर आ जाता है। जय हिंद सर। जय हिंद। विमल, ये प्रकाश है, बहुत होनहार लड़का है, हमारे फौजी स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए एकदम सही उम्मीदवार है। बिल्कुल सर, हमारे पास वीर सपूत छात्रवृत्ति योजना है जो मेधावी छात्रों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए सहायता देती है। रामू और प्रकाश दोनों हैरान रह जाते हैं। सर, क्या ऐसा संभव है? हाँ बिल्कुल, हमारी सेना सिर्फ सीमाओं की ही रक्षा नहीं करती, बल्कि देश के भविष्य को भी सुरक्षित करती है। इसी बीच रामू की पत्नी लता भी आ जाती है और सारी बातें सुनकर भावुक हो जाती है।
आप तो भगवान बनकर आए हैं हमारे लिए। अरे नहीं बहन जी, मैं तो बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। अब मुझे निकलना चाहिए, घर पहुंचने में अभी काफी वक्त लगेगा। सर, आपके लेकिन 20,000 रुपए। अरे आराम से देते रहना, कोई जल्दी नहीं है। 6 महीने बाद प्रकाश को सेना की स्कॉलरशिप मिल जाती है और वो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लेता है। रामू का ढाबा भी अब फौजी का ढाबा के नाम से मशहूर हो जाता है, जहां हर रोज कई लोग खाना खाने आते हैं। एक दिन एक बड़ी मिलिट्री गाड़ी ढाबे के सामने रुकती है और मेजर सिंह के साथ कई सैनिक बाहर आते हैं। अरे मेजर साहब, आप? हाँ भाई रामू, इस बार अपने साथियों को तुम्हारा फेमस खाना खिलाने आया हूं। वैसे फौजी का ढाबा नाम बदला कब से? हाँ, सर, जब से आपने मेरी मदद की है तब से ढाबा फौजी भाइयों के नाम कर दिया, और अब तो हमारे यहाँ फौजियों के लिए खाना हमेशा मुफ्त है। अरे यही तो हमारे देश की ताकत है। वैसे प्रकाश कैसा है? सर, वो कॉलेज में टॉप कर रहा है। उसने कहा है कि जैसे ही पढ़ाई पूरी होगी सेना में भर्ती होगा। मेजर सिंह और उनके साथी खाना खाते हैं और गांव के लोगों से बातें करते हैं। जाते वक्त मेजर सिंह रामू से कहते हैं, रामू भाई, ये जो हमने आपके यहाँ खाना खाया, ये सिर्फ खाना नहीं था। ये उस प्यार और सम्मान का प्रतीक है जो आम नागरिक अपने सैनिकों के लिए रखते हैं, और इसी प्यार के लिए हम अपनी जान देने को तैयार रहते हैं। सर, हम आपका कर्ज कभी नहीं चुका सकते। देशभक्ति कोई कर्ज नहीं है, फर्ज है रामू भाई, और इस फर्ज को निभाने में हम सब साथी हैं, चाहे वर्दी में या बिना वर्दी में। और इस तरह एक गरीब के ढाबे पर फौजी के आने से न सिर्फ एक परिवार की किस्मत बदल गई, बल्कि पूरे गांव को देशभक्ति और एकता का संदेश मिला। आज फौजी का ढाबा सिर्फ एक ढाबा नहीं, बल्कि फौज और आम नागरिकों के बीच प्यार और सम्मान का प्रतीक बन गया है, जहां हर कोई इस बात को महसूस करता है कि असली वीरता सिर्फ युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति किए गए छोटे छोटे फर्ज निभाने में भी होती है। सूरज की पहली किरण के साथ ही शुरू हो जाता है रमेश के घर में संघर्ष का सिलसिला। गांव के बाजार के पास एक छोटे से कच्चे मकान में रहता है रमेश का परिवार। फूस की छत से रिसती बारिश और मिट्टी की दीवारों पर उभरी दरारें जैसे परिवार की पीड़ा को बयां कर रही हों। आह, अरे सुमन, ये क्या है? धुआं ही धुआं। सांस लेना मुश्किल हो रहा है। रात भर खांसी से नींद नहीं आई और सुबह उठते ही फिर वही हाल। क्या करूं रमेश जी, बारिश में भीगी लकड़ियां हैं, बाजार से सूखी लकड़ी लाने के पैसे कहाँ, कल रात का बचा आटा खत्म हो रहा है, विकास के लिए 2 रोटी बनानी है और वो भी आज इंटरव्यू पर जा रहा है। माँ, मेरी सफेद शर्ट पर काला धब्बा पड़ गया। इंटरव्यू में क्या सोचेंगे लोग? 3 जगह से रिजेक्शन मिलने के बाद ये आखिरी उम्मीद है। बेटा क्या करूं, सुबह से धुएं में आंखें जल रही हैं, धब्बा नहीं दिखा। इसी धुएं ने तो मेरी सेहत खराब कर दी। दवाई के पैसे नहीं, खाने के लाले पड़े हैं, और अब बहू भी आने वाली है घर में। कैसे चलेगा ये सब? रमेश के घर की यही कहानी थी, धुआं, खांसी और पैसों का अभाव। विकास की शादी के लिए चारों तरफ से कर्ज लिया था, छोटी सी जमीन का टुकड़ा भी गिरवी रखा था। एक तरफ गरीबी की मार, दूसरी तरफ समाज का दबाव। शादी के बाद विकास अपनी दुल्हन प्रिया को लेकर गांव आता है, जहां सारे गांव वाले उसका स्वागत करने और बहू को देखने आए थे। प्रिया शिक्षित और समझदार थी। अरे देखो तो गरीब की बहू क्या लाई है दहेज में अपने मायके से। सिर्फ एक गैस का चूल्हा, इतना ही? माँ जी, मेरे घर वालों ने मुझे बड़े प्यार से दिया है। लेकिन बेटी, गैस तो महंगी पड़ती है, हम सिलेंडर भरवाने के पैसे कहाँ से लाएंगे। माँ जी, सरकार की एक योजना के तहत है। अरे आने वाले त्योहार पर हर घर एक सिलेंडर मुफ्त मिलता है। हम उसका फायदा उठाएंगे और भविष्य की योजना बनाएंगे। आप चिंता मत कीजिए। प्रिया के मायके से आए हुए गैस चूल्हे से अब खाना बनने लगा, धुआं खत्म हो गया, घर की दीवारें भी अब काली पड़नी बंद हो गई थीं। आज पहली बार मैंने खांसे बिना आराम से सांस ली है। हाँ, घर में धुआं खत्म हो गया है, लेकिन मुझे चिंता है कि सिलेंडर खत्म होगा तो क्या करेंगे। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। प्रिया,
गैस का सिलेंडर तो मिल जाएगा, पर आगे का क्या? हर महीने नया सिलेंडर कैसे लाएंगे? हमारा घर बाजार के पास है, मैं यहीं से कुछ शुरू कर सकती हूँ। प्रिया ने अपने घर के बाहर जो बाजार के करीब था, एक छोटा सा स्टॉल लगाया और खाना बनाना शुरू कर दिया। वाह, क्या स्वाद है। अरे रमेश की बहू के हाथ में तो जादू है। धुएं वाले चूल्हे पर ऐसा खाना कभी नहीं बन सकता। हाँ, गैस से बना खाना स्वादिष्ट और साफ होता है। सरकार की योजना के तहत आप भी एक फ्री सिलेंडर पा सकते हैं। लोग अब प्रिया के स्टॉल पर आने लगे, न सिर्फ खाना खाने बल्कि उससे सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिए भी। अब पूरे गांव में प्रिया दहेज में जो गैस का चूल्हा लाई थी, उसकी चर्चा दूर दूर तक फैल गई। क्या? रमेश की बहू? अरे गांव में भट्टी खोल दी। हाँ, गरीब का दिमाग चल गया है। सेठ जी, आप एक बार मेरा खाना चख कर देखिए, फिर कहिएगा। सेठ ने जैसे ही खाना चखा, उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उन्होंने देखा कि लोग प्रिया के स्टॉल पर भीड़ लगा रहे हैं। इसमें तो पैसा है, बड़ा पैसा। शाम को प्रिया पैसे लेकर घर लौटी। परिवार हैरान था। पिताजी, ये रहा आज का कमाया हुआ पैसा। मैं इसे बचा रही हूँ अगले सिलेंडर के लिए। और देखिए, मैंने अलग से घर का राशन भी ले लिया। इतने सारे पैसे? अरे ये तो मेरे एक महीने की कमाई से भी ज्यादा है। ये तो सिर्फ शुरुआत है पिताजी। मैंने अपने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। जब सरकारी योजना से फ्री सिलेंडर मिलेगा, तब हम इन बचे पैसों से अपना काम और बढ़ाएंगे। प्रिया का छोटा सा स्टॉल अब एक अच्छे रेस्टोरेंट में बदल गया था। उसने स्थानीय महिलाओं को भी काम पर रख लिया। प्रिया बेटी, मुझे तुम्हारे साथ एक प्रस्ताव करना है। आओ मिलकर व्यापार करें। मैं पूंजी लगाऊंगा, तुम अपना हुनर। सेठ जी, मगर मेरी एक शर्त है। आप गांव के हर घर में गैस कनेक्शन लगवाएंगे, वो भी सरकारी योजना के तहत। ठीक है प्रिया, तुम्हारी शर्त मंजूर है। कुछ साल बाद रमेश के कच्चे मकान की जगह अब एक अच्छा पक्का मकान था। विकास अब बेरोजगार नहीं था, बल्कि प्रिया के साथ ही काम में जुड़ गया। बहू, तुमने और तुम्हारे इस गैस चूल्हे ने तो हमारी पूरी किस्मत ही बदल दी। आह, हाँ, अब न धुआं है न खांसी। तुम्हारा शुक्रिया बहू। माँ जी, गैस का चूल्हा सिर्फ एक चूल्हा नहीं था, वो एक सोच थी, एक बदलाव था। हमें ना बस एक मौके की जरूरत थी, और सरकारी योजना के चलते हमारी राह और आसान हो गई। और इस तरह एक छोटे से गैस चूल्हा और एक समझदार बहू ने न सिर्फ एक परिवार का भाग्य बदला, बल्कि पूरे परिवार को एक नई सोच दी। प्रिया ने साबित कर दिया कि सोच और समझ से छोटी चीजें भी बड़ा बदलाव ला सकती हैं। सुबह का समय, सास ससुर का घर यानी ससुराल का आंगन। धूप तेज है। अम्मा एक खाट पर बैठी पंखा कर रही हैं। पिंकी अपने फोन में लगी है और गोलू एक पेड़ के नीचे बैठकर आम चूस रहा है। हे भगवान, ये कैसी तपती गर्मी है। लगता है सूरज सीधे हमारे घर पर ही बैठा है। हाँ अम्मा, पसीने से तो मेकअप भी टिक नहीं रहा मेरा। और मेरा तो गला सूख गया है। बहू रानी क्या कर रही है? आज तो उसकी पहली रसोई है। कुछ ठंडा ठंडा बनाया तो मजा आ जाए। रानी धीरे धीरे आंगन में आती है। उसके हाथ में पूजा की थाली है। वो थोड़ी घबराई हुई लग रही थी। अम्मा, प्रणाम। आओ बहू, इतनी देर कहाँ लगा दी? सूरज तो चढ़ गया सिर पर। और तुम्हारी पहली रसोई का क्या हुआ? जी अम्मा, मैं पूजा कर रही थी। अब रसोई की तैयारी करती हूँ। वैसे आप बताइए ना, क्या बनाऊं? कुछ ऐसा बनाओ जो गर्मी में खाने में अच्छा लगे, जैसे ठंडा ठंडा शरबत और आलू के पराठे। मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है। पहली रसोई में ही पराठे? अरे बहू, कुछ हल्का फुल्का बनाओ। दाल चावल या सब्जी रोटी ठीक रहेगी। अरे गर्मी में ऐसा भारी खाना कौन खाता है, हैं? ठीक है अम्मा, मैं देखती हूँ कि क्या बनना है। रानी रसोई की तरफ जाती है। अम्मा, पिंकी और गोलू आपस में बातें करते हैं। देखो तो कितनी सीधी सादी है हमारी बहू। शहर से आई है, पता नहीं रसोई का काम जानती भी है या नहीं। हाँ अम्मा, आजकल की लड़कियां तो बस घूमना फिरना जानती हैं, रसोई तो नौकरों के लिए छोड़ देती हैं। पर अगर भाभी आलू के पराठे बना दें तो मजा आ जाएगा।
रसोई में रानी अकेली काम कर रही है। गर्मी से उसका चेहरा लाल हो गया है। पंखा भी गर्म हवा दे रहा है। हे भगवान, इतनी गर्मी और ये पहली रसोई का प्रेशर। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं जो सबको पसंद आए और गर्मी में भी अच्छा लगे। अम्मा को हल्का खाना चाहिए मगर गोलू को पराठे। अरे ये तो बड़ी मुश्किल है। अचानक रानी की नजर रसोई के कोने पर रखे मिट्टी के घड़े पर पड़ती है। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ जाती है। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जो सबको हैरान कर दे। रानी कुछ देर तक सोचती है, फिर तेजी से काम करना शुरू करती है। आंगन में बैठी अम्मा, पिंकी और गोलू बेचैनी से खाने का इंतजार कर रहे हैं। अरे इतनी देर क्यों हो गई? ये बहू क्या बना रही है? कहीं सब जला तो नहीं दिया इसने? मुझे तो लग रहा है आज हम सबको भूखा ही रहना पड़ेगा। मेरी तो भूख से जान निकल रही है, पराठे की खुशबू भी नहीं आ रही। तभी रानी एक बड़ी सी ट्रे लेकर आती है। ट्रे में कुछ अजीबो गरीब चीजें रखी हैं। एक मिट्टी का घड़ा है, कुछ पत्ते हैं और रंग बिरंगी चीजें हैं। खाना वो तो कहीं नजर भी नहीं आ रहा है। ये क्या है बहू? ये कैसी रसोई है? इसमें तो खाना दिख ही नहीं रहा है। ये क्या मजाक है? हमें तो भूख लगी है। ये क्या है? पराठे कहाँ हैं? सब्र कीजिए, ये है मेरी पहली रसोई का स्पेशल मेन्यू, गर्मी बीट स्पेशल। रानी मिट्टी के घड़े का ढक्कन खोलती है। उसमें से ठंडी ठंडी खुशबू आती है। घड़े में बर्फ के टुकड़े और रंगीन शरबत था। ये है मटका शरबत। मैंने इसे घर के बने मसालों और ताजे फलों से बनाया है। ये गर्मी को तुरंत दूर कर देगा। रानी सबको मिट्टी के कुल्हड़ में शरबत परोसती है। सब एक घूंट पीते हैं और उनकी आंखें चमक उठती हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। इतनी ठंडक। हाँ, ये तो किसी 5 स्टार होटल के शरबत से भी अच्छा है। मजा आ गया, गर्मी तो छू भी नहीं रही। फिर रानी ने कुछ पत्तों को उठाया और ये है ठंडी पत्तों की चटनी। ये पुदीना, धनिया और कुछ खास जड़ी बूटियों से बनी है। ये खाने को और भी स्वादिष्ट बनाएगी। रानी एक पत्थर के सिलबट्टे पर चटनी पीसकर लाती है और सबको थोड़ी थोड़ी चखाती है। आय हाय, ये तो बहुत लाजवाब है बहू। इतनी ताजगी। मैंने तो ऐसी चटनी कभी नहीं खाई। बस अब खाना कहाँ है? रानी मुस्कुराती है और ट्रे से कुछ और चीजें उठाती है। और ये है दही चावल के गोले। मैंने चावल को दही और मसालों के साथ मिलाकर छोटे छोटे गोले बनाए हैं। ये खाने में हल्का और ठंडा है। रानी सबको दही चावल के गोले देती है। सब बड़े चाव से खाते हैं। हाँ बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। पहली रसोई में इतना स्वादिष्ट और ठंडा खाना हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। जीती रहो, जुग जुग जियो। हाँ रानी, तुम तो सच में बहुत होशियार हो। तभी रानी का पति पप्पू घर आता है। वो सबको ठंडा खाना खाते देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? और ये सब किसने किया है? अरे ये सब तुम्हारी प्यारी पत्नी ने बनाया है। आज उसकी पहली रसोई थी और उसने तो हम सबका दिल जीत लिया। सच में रानी, तुमने तो कमाल कर दिया। मुझे पता था तुम सबसे अलग हो। ये सब तो आप सबका प्यार है। मैंने सोचा गर्मी बहुत है तो कुछ ठंडा और हल्का बनाना चाहिए। शाम का समय, आंगन में सब आराम से बैठे हैं। सूरज ढल रहा है। बहू, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ शहर की लड़की नहीं हो, बल्कि घर को चलाने वाली और सबका ख्याल रखने वाली बहू भी हो। हाँ, सही कहा अम्मा तुमने। अब तो भाभी तुम हमारी फेवरेट बन गई हो। हाँ भाभी, अगली बार भी गर्मी बीट स्पेशल बनाना। मुझे तुम पर बहुत गर्व है रानी। धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप सबको मेरा बनाया खाना बहुत पसंद आया। सब हंसते हैं। इसी के साथ रानी ससुराल में घुल मिल जाती है। वहीं अगले दिन अम्मा रानी को एक पुरानी संदूक देती है। बहू, ये तुम्हारी दादी सास की संदूक है। इसमें उनकी रसोई के कुछ खास नुस्खे हैं। देखना, शायद तुम्हें इसमें कुछ और भी गर्मी बीट स्पेशल मिल जाए। रानी संदूक खोलती है और उसमें उसे एक पुरानी डायरी मिलती है।
डायरी में सिर्फ ठंडे व्यंजनों की रेसिपी लिखी होती है और पहले पन्ने पर लिखा होता है रानी की रसोई। रानी हैरान हो जाती है, क्या उसकी दादी सास भी गर्मी में ऐसे ही अनोखे व्यंजन बनाती थी? रानी उस डायरी को उत्सुकता से पढ़ने लगती है। उसे लगता है जैसे उसे अपनी दादी सास से एक खास कनेक्शन मिल गया हो। अजीत नाम का एक गरीब आदमी सड़क के किनारे एक टूटा फूटा ढाबा चलाता था। ढाबे की छत टपकती थी, बेंचें टूटी हुई और गैस सिलेंडर कभी भी खाली हो जाता। लेकिन अजीत का दिल बहुत बड़ा था। भाई साहब, अगर जेब में पैसे कम है तो चिंता मत करना, पेट भर जाना चाहिए। पैसा बाद में दे देना। हर दिन वो गरीब मजदूरों, बच्चों और यात्रियों को अपने ढाबे पर मुफ्त या उधार पर खाना खिलाता था। लोग उसे पागल कहते थे। अरे अजीत का ढाबा नहीं, दानशाला है, इससे बिजनेस थोड़ी चलेगा। लेकिन अजीत सिर्फ एक ढाबा नहीं चला रहा था, वो उम्मीद चला रहा था। एक युवा अनजान लड़की अचानक ढाबे पर आती है, पसीने से लथपथ। भैया, कुछ खाने को मिलेगा क्या? पैसे नहीं है, लेकिन बहुत भूख लगी है। बिल्कुल मिलेगा बहन, तू बैठ। पैसे का क्या है, वो तुम कभी भी आके उधार दे जाना। चारू ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, उसके पास खाने रहने तक की जगह नहीं है। ये सुन अजीत ने उसे खाना दिया और यहीं से एक नया मोड़ कहानी में आया। चारू ढाबे पर रहना शुरू कर देती है, खाना बनाती है, सफाई करती है और ग्राहक सेवा में दिल से लग जाती है। धीरे धीरे ढाबे की पहचान बनने लगती है। भाई साहब, इस ढाबे का राजमा चावल तो लाजवाब है। हाँ, इस लड़की के हाथ में तो स्वाद है। एक महीने में ढाबा चलने लगता है, ग्राहक बढ़ने लगते हैं। अजीत और चारू की जोड़ी काम में जान डाल देती है। लेकिन बदलते वक्त और हालात के साथ ही साथ कुछ बदला तो वो थी किसी की नीयत। अजीत की नीयत में अब खोट आने लगा था। फिर कहानी ने लिया एक नया मोड़। भैया, अब 1 महीना हो गया है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मुझे मेरी तनख्वाह दे दो। क्या तनख्वाह? खाना, रहने की जगह और काम, इतना सब मिल रहा है, अब पैसे भी चाहिए? भैया, हमने दिल से काम किया है, दिन रात एक कर दिए हैं, मेहनत का हक तो बनता है ना। तू बस एक लड़की है जिसे हमने सड़क से उठाया है। तुझे मैंने रहने को छत और खाने को 2 वक्त का खाना दिया और तू मुझसे पैसे मांग रही है। पहले उन सब का हिसाब कर, फिर आगे की बात करना। अब तो निकल यहां से। चारू सन्न रह जाती है। जिस इंसान ने उसे सहारा दिया वही अब उसे ठुकरा रहा था। वो चुपचाप ढाबा छोड़ देती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। उसके दिलो दिमाग ने मानो काम करना बंद कर दिया हो। चारू अब टूट चुकी थी, लेकिन हार नहीं मानी। उसने नजदीकी एक पुराना गोडाउन किराए पर लिया, खुद झाड़ू पोछा किया, पुराना तवा खरीदा और एक बैनर लगाया। मैं फिर से शुरू करूंगी, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। हाँ, मैं फिर से शुरू करूंगी। शुरू में ग्राहक कम आए, लेकिन उसके हाथों का स्वाद और मेहनत ने जादू कर दिया। क्या बात है बहन, तुम तो होटल वालों को भी पीछे छोड़ रही हो। धीरे धीरे उसका ढाबा मशहूर होने लगा। एक यूट्यूबर ने जब उस पर वीडियो बनाया तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। अब मानो तो चारू सोशल मीडिया स्टार बन गई थी। दूर दूर से लोग उसके खाने का स्वाद चखने आते और बिना तारीफ किए नहीं जाते। अजीत का ढाबा अब सूना था, कोई ग्राहक नहीं। अजीत अपने ढाबे पर बैठकर मक्खी मार रहा था। उसे चारू की बहुत याद आ रही थी। दिल में कहीं ना कहीं अपने किए की उदासी भी थी। वो एक दिन चारू के पास आता है। चारू, माफ कर दे बहन, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तूने जो किया वो किसी ने नहीं किया। भैया, आपसे नफरत तो नहीं है, लेकिन अब मैं किसी की रहमो करम पर जीना नहीं चाहती। मैं अपने दम पर अपने आप को बनाना चाहती हूँ। मैंने तुझे गलत समझा, क्या तुम मुझे एक और मौका दोगी? भैया, मैं अपने रास्ते पर चलना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद नहीं भूल सकती। अजीत नम आंखों के साथ वहां से उसको अलविदा कहकर अपने रास्ते निकल जाता है और चारू फिर से काम में जुट जाती है। अब चारू की जिंदगी लेती है एक हसीन मोड़। उसके ढाबे पर एक दिन उससे कोई मिलने आता है जिसका नाम
रोहन होता है। चारू की आंखों में चमक थी, मानो वो उसे पहले से जानती हो, क्योंकि वो उसके ढाबे का रेगुलर कस्टमर था जिससे चारू की अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। मैं हर दिन छुपकर तुम्हारे ढाबे पर आता हूँ, सिर्फ तुम्हारा खाना खाने और तुम्हें देखने। तुम्हें जो ताकत है वही असली खूबसूरती है। क्या मतलब? मैं एक रेस्टोरेंट चेन का मालिक हूँ, लेकिन तुमसे मिलकर समझ आया असली स्वाद मेहनत में है। क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करोगी, या शायद शादी भी? आपको तो ढाबे का खाना और ढाबे वाली लड़की दोनों चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही समझी। चारू और रोहन की शादी हो जाती है। शादी के बाद रोहन चारू के लिए एक खास ढाबा बनवाता है जिसमें किचन में एसी होता है, स्टील की फिनिशिंग, कैमरे, हाइजीन और साथ में उसके ढाबे का नया नाम, ढाबा बाय चारू। ये सब मेरे लिए, मैं विश्वास नहीं कर सकती। ये तुम्हारी मेहनत का फल है। तुमने जो किया वो किसी ने नहीं किया। चारू की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो भगवान जी का शुक्रिया कैसे अदा करे। उसके मन में यही चल रहा था कि गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती। अगर इरादे मजबूत हों तो एक सड़क के किनारे वाला ढाबा एक ब्रांड बन सकता है, जो कि चारू की मेहनत और ईमानदारी ने साबित कर दिया।